प्यारे बच्चों, परीक्षा के ठीक पहले ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये मॉडल पेपर, इसे आप ज़रूर देखिए। इन प्रश्नों को एक बार दो बार आप हल कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए हम सब जल्दी से इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया, कितने कालों में विभाजित किया है? 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में, 8 कालों में। इसका सही उत्तर होगा 4 कालों में। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? राम ने, जनक ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने। इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण ने। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। यह किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, भरत मुनि की, मम्मट की। इसका सही उत्तर होगा पंडित जगन्नाथ की। संस्कृत पाठ में न्यूटन को कहा गया है। संस्कृत पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव, आदि मानव। इसका सही उत्तर होगा संस्कृत मानव। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। देखिए, जैसे इसका नाम है उससे ही इसका उत्तर मिल जाता है, क्रिया विशेषण। इसमें किसकी विशेषता बताई जाती है? इसका सही उत्तर होगा क्रिया की। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौदे के किवाड़ बनाते थे। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इसका सही उत्तर होगा पेड़ के पत्तों से, लकड़ी से, कागज से, दिया सलाई की पेटियों से। इसका सही उत्तर होगा दिया सलाई की पेटियों से। चलिए और हम आगे देखते हैं। ये मॉडल पेपर है, इसको परीक्षा के पहले, एकदम परीक्षा के पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और पूरी तैयारी करके जाइए और 100 में 100 नंबर लाइए। रिक्त स्थान देखिए। कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। कौन सी कविता? अट नहीं रही। प्रश्न इसका दूसरा नंबर है, जहाँ एक शब्द समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। फिर आगे है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं। देखिए, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वह किन छंदों में की जाती है? मात्रिक छंदों में। शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। फिर अगला है, यशोगान संधि का उदाहरण है। यशः धन गान, यशोगान अर्थात विसर्ग संधि। कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। याद रखिएगा, किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कहाँ पे? कवि लॉन्ग स्टॉक में। आगे देखिए, ये सब मॉडल पेपर है बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन है इसमें। पूरा पेपर देखिए, पूरा पेपर एक साथ देखिए। वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। ये सत्य असत्य है, इसको आप सत्य कर दीजिए। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ये गलत है। फिर है, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा खेलती थी। ये सही है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। यह भी सही है। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। यह गलत है। हिरोशिमा भारत में है। यह भी गलत है। अब आप देखिए, सही जोड़ी मिलाना। सही जोड़ी आपको हमेशा कैसे मिलाना है? इस क्रम को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है और इधर से जो इसके लिए उपयोगी हो, जो इससे मैच करता हो, उसको इसके सामने सामने लिखते चले जाना है। ठीक है, समझ गए? तो अब इसमें देखिए, आधुनिक कबीर, आधुनिक कबीर कहा जाता है नागार्जुन को, है ना। फिर है दूसरा, चौपाई। चौपाई है एक सममात्रिक छंद। चौपाई के साथ 4 नंबर। बालम खीरा, बालम खीरा, बालम खीरा अग्रणी 6। कबीरदास, लखनऊ, ये लखनऊ में मिलता है। समास के प्रकार, समास के प्रकार हैं 6। सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। इस तरह से आप
इनका मेल बनाएंगे तो इसको, इस क्रम को बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ से इसके सामने, जैसे आधुनिक कबीर के सामने नागार्जुन लिख देंगे, चौपाई के आगे सममात्रिक छंद लिख देंगे, बालम खीरा के आगे लखनऊ लिख देंगे, समास के आगे छह लिख देंगे, सबसे आगे रहने वाला को अग्रणी लिख देंगे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, इसके आगे लिख देंगे। इस तरह से आपको इसको ढंग से लिखना है। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? कवि निराला का उत्साह गीत बादलों को संबोधित है। रस किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। फिर आगे है रस किसे कहते हैं, बहुत ही सरल रूप से आपको बोलना है कि किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या उसका अभिनय देखते समय पाठक, श्रोता और दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? संस्कृत निबंध हमें परंपराओं से टकराने की प्रेरणा देता है। आगे है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। वीर रस की कविताओं में हमेशा ओज गुण होता है। फिर है रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु काकरिया के मन में क्या जगा रही थी? लेखक मधु काकरिया के मन में वो रहस्यमयी तारों भरी रात उत्साह जगा रही थी, रहस्य जगा रही थी, आनंद जगा रही थी। लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता ट्रेन में बैठकर लिखी थी। रीतिकालीन काव्य की दो विशेषताएं। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरी विशेषता है संपूर्ण कविता राज्याश्रित होना। उसमें अधिकांश जो महत्वपूर्ण कवि थे वो राज्याश्रित थे। फिर इस प्रकार से अब आते हैं हम लोग और आगे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक नज़र में देखते चलिए। प्रश्न नंबर 7 है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। इसको आप ध्यान दे लीजिए कि इसमें सिर्फ 2 ही बिंदुओं में आपसे पूछा जाएगा। पहला बिंदु है 2 रचनाएं और दूसरा है भाव पक्ष और कला पक्ष। इसको आप अवश्य देख लीजिएगा, इसका आप अध्ययन कर लीजिएगा, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध इसलिए किया था क्योंकि सहस्त्रबाहु ने उनके माता पिता की हत्या की थी। फिर आगे का देख लीजिए प्रश्न, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है? सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी आप अच्छे से तैयारी करके परीक्षा में जाइए क्योंकि अब परीक्षा आपकी 2 दिनों के बाद है। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी देखिएगा। महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। ये बहुत समय से हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए महाकाव्य और खंड काव्य दोनों की विशेषताएं आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं बताए दे रहा हूँ। महाकाव्य में नायक के जीवन का विस्तृत वर्णन होता है, खंड काव्य में ऐसा नहीं होता। खंड काव्य में उसके जीवन के किसी एक खंड या एक दृश्य का ही चित्रण होता है। दूसरा, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, खंड काव्य में सिर्फ 1 सर्ग होता है। महाकाव्य का जो नायक है वह धीर, वीर और गंभीर होना चाहिए, खंड काव्य में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से खंड काव्य और महाकाव्य में कई अंतर हैं, आप लोग इसका अध्ययन करके जाएंगे। फिर स्थायी भाव, संचारी भाव में कोई 2 अंतर। देखिए स्थायी भाव हमेशा स्थिर होता है, संचारी भाव हमेशा आता जाता रहता है। स्थायी भाव मानव मन के भीतर जन्म से ही स्थायी होता है और संचारी भाव उस रस दशा की अवस्था में मन के भीतर संचरित होते रहते हैं। फिर अब आप आते हैं छंदों की ओर। छंद आपके कोर्स में 2 ही दिए गए हैं, दोहा और चौपाई। इसमें देखिए दोहा छंद का लक्षण पूछा गया है। दोहा छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं और 13-11 में यति होती है। इसको आप याद कर लीजिए, यह विषम मात्रिक छंद है। ठीक है। मानवीकरण अलंकार जहाँ प्राकृतिक चीज़ें मानवीय आचरण करने लगे वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आना एक ऊनी सूत्र के
अनुसार गद्य की प्रमुख विधाएं, गद्य की विधाएं देख लीजिए। नाटक और एकांकी में दो अंतर देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आइए आगे, तो राम वृक्ष बेनीपुरी और यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। कौन से बिंदु है? दो रचनाएं और भाषा शैली, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। बहुत ही अच्छा पाठ है ये, इसको भी ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आपको याद होगा, वह उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, उसको इस बात की चिंता थी कि मेरे जाने के बाद बाल गोविंद भगत को 2 वक्त की रोटी कौन देगा। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द। पूरब की ओर बहने वाली हवा पुरवाई, जिसे बांटा न जा सके अविभाजित। तो इस सबको आप देख लीजिएगा, इन मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था, यह भी देख लीजिएगा। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। अब आप आते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या की ओर। तो इस व्याख्या में आप देखिए कि ये है सूरदास जी के पदों का जो पाठ आपके कोर्स में है उससे लिया गया पहला पद है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। इसकी व्याख्या मेरे वीडियो में दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि सूरदास के पद और तुलसीदास के पद, इन दोनों पदों में से किसी एक कवि का पद अवश्य ही आपकी परीक्षा में पूछेगा, क्योंकि यह ब्रिज भाषा में है और तुलसीदास जी का अवधी भाषा में है। तो इसलिए एक हिंदी का और एक ब्रिज या अवधी का पद अवश्य ही रहेगा। देखिए, ये हिंदी का है और ये ब्रिज का है। गद्यांश में भी देख लीजिए किस पाठ का पूछा गया है। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती लड़कों के। ये मन्नू भंडारी वाले पाठ का है, इसको भी देख लीजिएगा। ये संस्कृत नामक पाठ का है ना, भदंतानंद कौशल्यायन का, इसको भी देख लीजिएगा। एक बार इन पाठों को अवश्य पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये किस पाठ का है, जिससे संदर्भ लिखना आसान हो जाए। संदर्भ अगर आपने सही लिख दिया है तो व्याख्या में आप अपने कुछ शब्दों को जोड़ घटा के एक व्याख्या निर्मित कर लेंगे, और जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। ये तो आपके कॉमन सेंस पर निर्भर करता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में, बाज़ारों में आपने देखा होगा बाल पेंटिंग करके किसी चीज़ का विज्ञापन लिखा होता है। तो बस आपको एक चौकोर डिजाइन बनानी है, उसमें एक घड़ी का चित्र बना देना है और उस घड़ी के विषय में, उसके गुणधर्म के विषय में लिख देना है, एक विज्ञापन तैयार कर देना है। अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। संवाद तो अत्यंत सरल है, 2 मित्रों के नाम लिखिए और उनके मध्य में आपस में बातचीत का एक सिलसिला तैयार करिए और 5-6 लाइन का छोटा सा संवाद लिख दीजिए। फिर ये है अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। देखिए, ये काव्यांश है और ये गद्यांश है। इन दोनों में से जो आपसे बन पड़े, अगर आपसे काव्य बन जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप इसमें सीधे अथवा में आइए और इसके गद्यांश का आप अध्ययन करिए। इसमें जो लिखा है, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उस पग पग पर कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी पर हुई है, मानव धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार काम करने वाले मनुष्य के आधार पर ही टिका हुआ है। देखिए, यहाँ काम के महत्व के बारे में बताया गया है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश। तो शीर्षक में आपने जो पढ़ा, इसका जो मूल भाव है, जो मूल केंद्र बिंदु है, वह लिख दीजिए। फिर जो बीच के प्रश्न है वो इसमें ढूंढ के लिख दीजिए, और गद्यांश का जो सारांश है वह आप अपने शब्दों में 2-3 लाइनों में इसके अर्थ को लिख दीजिए। इस तरह से आपकी यह भी
4 नंबर हो जाएंगे। फिर आता है प्रश्न, अपने जिला के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आप इन आवेदन पत्रों का अभ्यास अच्छे से करके जाइए। अगर मान लीजिए इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अथवा में अनौपचारिक पत्र में जाइए, जिसमें लिखा है हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप ऊपर से प्रारंभ करें, अपने मित्र का नाम और पता, और फिर उसके बाद लिख दें कि दैनिक समाचार पत्र में यह पढ़कर, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे मित्र आप इस बार की परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर देखिए, निबंध रूपरेखा सहित लिखना है। इसमें कौन कौन सा विषय है? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, मेरी दिनचर्या। इसमें आपको जो सबसे सटीक समझ में आए, जिस पे आपके पास लिखने के लिए चीज़ें हों, उसको आप बड़े प्रेम से लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। आप इसको परीक्षा के पूर्व एक बार देख लीजिए और फिर परीक्षा में जाइए और 100 में 100 नंबर लाइए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।